बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 जून और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। और अगर कमेंट रिलीज़ इमरान खान करेंगे तो और भी बेहतर बात है। और आखिर पर इस व्लॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। अब आते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर आपके सामने रखते हैं लाहौर हाई कोर्ट से। आपको पता है कि अब से चंद दिन पहले मरियम नवाज की सदारत में पंजाब की काबीना ने इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमा बनाने की मंजूरी दी थी। जी हाँ, आपको इसका सिर्फ बैकग्राउंड बता दें कि 1857 में जब बर्रे सगीर के लोगों ने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात के लिए जंग आज़ादी लड़ी थी, तो उसके बाद अंग्रेज़ ने गद्दारी और बगावत के कुछ नए कवानीन बनाए थे और उनके तहत यहाँ पर मुकदमा चलाए गए थे। अब वो जो कवानीन है वो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उन्हीं कवानीन को अक्सर इस्तेमाल करती है। 122, 124A, 131, ये तमाम वही सेक्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्कि 124A को तो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था और कहा था कि ये पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, ये ग़ुलामी के वक्त की सेक्शन है या कानून है, इसको अब रिविज़िट करना चाहिए, ये आज़ाद मुल्क है, इसमें से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। बहरहाल उन्हीं कवानीन के मुताबिक वो जो ग़ुलाम हिंदुस्तान था जिसकी आज़ादी मुसलमानों ने, उस वक्त के हिंदुओं ने, सिखों ने लड़के ली थी और उसमें से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। बाद में पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान रह गया। वो हम वापस अंग्रेज़ बहादुर के कवानीन पर ही इमरान खान पर अब गद्दारी और बगावत के मुकदमे बनाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी इजाज़त दी है। लेकिन खबर आपके सामने जो रखनी वो इंटरेस्टिंग ये है कि आप सबको हम बता रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा और उनके साथी जजेस नॉन जस्टिस माजरत आज़म नज़ीर तारड़ और नॉन जस्टिस एहसन बून, वो चाह रहे हैं, तीनों ये जो जज साहबान हैं, ये तीनों जज साहबान चाह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहबा को बनाएं। ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन हमें यही बताया जा रहा है। जिन भी हम तज्जियाकारों से बात कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, हसनात मलिक साहब की असल में ये स्टोरी थी कि आलिया नीलम साहबा को शायद वहाँ पर चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद हमने भी इसकी कुछ तहकीक की तो यही पता चला कि शायद इसी तरफ जस्तजू है। और हमने आपको पहले भी बताया कि जस्टिस साहबा का कोई फैसला हमें ख़वातीन की, ये सिर्फ पीटीआई की ख़वातीन जो जेलों में, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए जस्टिस साहबा का मुझे कभी कोई लैंडमार्क डिसीजन सामने नहीं आया। अगर हो तो ज़रूर हमें ईमेल कीजिए, हम ज़रूर उसको शामिल करेंगे। अब उनको, क्योंकि चीफ जस्टिस उनका बनना तो नहीं बनता, जस्टिस शुजात और जस्टिस नजफ़ी गालिबन उनसे बहुत सीनियर हैं, इन हालात में उनके लिए मेरा ख्याल अब जो पैमाना मुकर्रर किया गया है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस आज़म नज़ीर तारड़ और जस्टिस एहसन बून, इन तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से जो उनके लिए पैमाना सेलेक्ट किया गया वो ये है कि जो पिटिशन थी वो उनके सामने लगाई गई है इमरान खान की। और अब देखते हैं कि आलिया नीलम साहबा इस पिटिशन को अप्रूव करती हैं या नहीं करती, क्योंकि कोई भी जज इसको अप्रूव नहीं कर सकता। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा बनाने की कोशिश है वो बिल्कुल सरीहन गलत, कानून के खिलाफ, और उसके अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। नोटिस कर दिया गया है पंजाब हुकूमत को। अब देखते हैं कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा कानून और इंसाफ के साथ खड़ी होती हैं या तीनों जज साहबान, जैसा कि मैंने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस बून और जस्टिस तारड़, इन तीनों के साथ, और पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, आपको पता है, इनकी तरफ खड़ी होती हैं। ये जैसे ही पता चलेगा आपके सामने रखेंगे। अब ज़्यादातर तो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के पास जो अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन हैं वो हल्के देसी साख्ता किस्म के हैं, हल्के हैं। उनमें जो भारी भरकम है वो सोहेल वड़ाइच साहब हैं। पहले किसी ज़माने में नजम सेठी साहब भी थे, किसी ज़माने का मतलब अब से ही चंद हफ्ते पहले। अभी भी कभी कभी वो उस तरफ का रुख लेते हैं, लेकिन कभी कभी इंडिपेंडेंट वो आजकल राय भी रखते हैं। इसलिए आजकल जो पलड़ा भारी है इस्टेब्लिशमेंट के अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन के अंदर, वो हमारे दोस्त सोहेल वड़ाइच साहब ही हैं, जो रोज़ कोई ना कोई बात से लोगों को डराते हैं। याद कीजिए, इलेक्शन से पहले सोहेल वड़ाइच साहब ने ये कहा था
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सहमा हुआ है। अगर मुक्तदरा ने थोड़ा सा, और उन्होंने कहा था मौसम जो है वो महकमा मौसमियात की बिल्कुल कंट्रोल में है और मुल्क में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही, और उसके साथ कहा कि अगर वो सहमे हुए जो वोटर्स हैं उनको थोड़ा सा और मुक्तदरा ने दबा लिया तो वो वोट नहीं डालेंगे और तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आएगी इलेक्शन में, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। और तमाम उन्होंने नक्शा खींच दिया था। हालांकि एक दानश्वर के तौर पर, एक एनालिस्ट के तौर पर उन्हें बात करनी चाहिए थी कानून की, हक की हुक्मरानी की, कानून की, आइन की हुक्मरानी की, और कहना चाहिए था कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और फिर जो भी जीते। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डरा भी रहे थे, उनके वोटर को भी डरा रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट को इनकरेज कर रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर और डालें तो बस फिर मियाँ साहब का काम जो है वो हो जाएगा। याद कीजिए कि वो कभी मरहुमा कलसूम नवाज साहबा बन के वो ख़त लिखते थे नवाज शरीफ को, कभी वो मरहुमा शौकत खानम साहबा बन के इमरान खान को ख़त लिखते थे, कभी कुछ बन के, लेकिन उस सारे में जो जायचा खींचते थे वो नवाज शरीफ के इक़्तिदार का ही खींचते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि आज वो खुद मानने को मजबूर हैं कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे जब भी इलेक्शन होगा। लेकिन हाल ही में उनका एक इंटरव्यू शायद शाहजेब खानज़ादा के साथ मुझे नज़र आया, जिसमें अब वो पाकिस्तान की अदलिया को डरा रहे हैं। उन्होंने एक तजिया दिया जो मैं हैरान रह गया देख के। वो अदलिया को कह रहे हैं कि देखें, अदलिया की और इस्टेब्लिशमेंट की जंग है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और ताकत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हमने किसी ऐसी ताकत को जंग जीतते नहीं देखा जिसके पास ताकत कम हो, जिसके पास ताकत ज़्यादा हो वही जीतती है। पाकिस्तान में ताकत ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है, उन्होंने ही जीतना, इसलिए अदलिया चुप करके घर बैठ जाए। आप ज़रा गौर कीजिए कि पूरी दुनिया में कोई दानश्वर ये जुर्रत नहीं करेगा, इस तरह का गैर आइनी मशवरा नहीं देगा, और अगर देगा तो वो दानश्वर नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद अवाम उस शख्स को गैर जमहूरी शख्स मान के उसको कभी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं देगी। लेकिन वड़ाइच साहब, हमारे दोस्त का काम देखिए कि वो बजाय इसके कि ये कहें कि आइन और कानून के मुताबिक अदलिया को आज़ादी होनी चाहिए कि वो आज़ादाना फैसले करें, वो उल्टा अदलिया को डरा रहे हैं जैसे इलेक्शन से पहले वोटर को डरा रहे थे। यही नहीं, एक तो उन्होंने ये काम किया, अब देखते हैं अदलिया डरती है कि नहीं, वो तो एक अलग बात है। उन्होंने एक और आर्टिकल लिख मारा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग नए नए मुसलमान हुए हैं और जिनको नई नई जमहूरियत पसंद है, दोबारा हालात बदल गए तो वो कहीं दोबारा से वो वापस उसी जगह पर तो नहीं चले जाएंगे। इशारा ये कर रहे हैं कि जो लोग नए नए इनकलाबी हुए हैं, जमहूरियत पसंद हुए हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, वो जब हालात बदल जाएंगे तो वो पहले की तरह दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा बैठेंगे। उसमें नाम उन्होंने लिया जनाब आपके जो शेख रशीद साहब हैं उनका, और कहा कि वो पहले क्या थे और आज क्या हैं। उन्होंने उसमें नाम लिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, इमरान खान का नाम भी उसमें लिया। अब इन दोनों पे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इमरान खान साहब पे बात कर लें। सुहेल वड़ाइच साहब ने और हामिद मीर साहब भी अक्सर ये तज्जिया आप सुनते हैं, और बहुत सारे और लोग भी, बहुत सारे और मुबस्सरीन भी ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर भी यही कहते हैं। वो देखें जी, 2018 में तो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी। देखिए, ये बहुत बारीक बात है, इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से पिछले साल जुलाई में डैलस टेक्सास में डॉक्टरों के एक इज्तिमा के साथ बात करते हुए तफसील से बात की थी। एक तो उस तकरीर का मैं लिंक जो है वो इस वीलॉग के आखिर पर दे दूंगा ताकि आप उसको ज़रूर देखें और सुनें। यहाँ पर कुछ मुख्तसर बताता हूँ। आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, मायरा खान हैं, कुबरा खान है, जितनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, वो या तो आपको ग्रीन एंटरटेनमेंट में काम करती नज़र आएंगी, वो ISPR के ड्रामों में काम करती नज़र आएंगी। वो किसी ना किसी तरीके से आप देखेंगे कि उनके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का चेक एंड बैलेंस भरपूर तरीके से होगा। आपकी क्रिकेट टीम के जितने भी बड़े बड़े उसके अंदर प्लेयर्स हैं, उनका बड़ा क्लोज कनेक्शन होगा। अब तो काकूल के अंदर उनकी ट्रेनिंग भी हुई। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो आप कामरान खान साहब का वो मशहूर ज़माना शॉर्ट वीलॉग याद कीजिए जो ट्विटर पर उन्होंने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है कराची में लोगों से, जहाँ पर उन्होंने स्मगलिंग बंद करने का अदा किया है और कारोबारी अफराद को ये यकीन दिलाया कि स्मगलिंग बंद हो जाएगी और आपको कारोबार बेहतरीन एनवायरनमेंट में करने का मौका मिलेगा। तो तमाम कारोबारी लोग हों वो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हों वो हैं, सियासतदान और वडेरे जितने भी हैं, फ्यूडल हैं, वो सारे आपको पता है। ब्यूरोक्रेट्स जितने बड़ी बड़ी पोजीशंस पर होते हैं वो आपको सब पता है। जजेस भले कैमरा लगाना पड़े या जस्टिस भून और जस्टिस तारड़ के थ्रू उनके ईमान खरीदने पड़े, जो भी करना पड़े, जजेस भी उनकी जेब में हैं। तो आप गौर कीजिए कि जो भी किसी इंपॉर्टेंट जगह, और फिर जर्नलिस्ट
कौन भूल सकता है? हमारे बहुत सारे दोस्त, मैं नाम ले दूंगा तो आजकल के बड़े बड़े हीरो, जो आजकल हीरो बनते फुदकते फिरते हैं, आपको आपको नजर आते हैं, कई उनमें से वीलॉग भी करते हैं बहुत कुछ, वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो रोज़ शाम को जनरल बाजवा से मिलते थे जाके, रोज़ शाम को जनरल बाजवा से मिलके इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जहर उलूदा नैरेटिव वहाँ से लेके टीवी के ऊपर आके उगलते थे। और हमें ऐसा लगता था जैसे हम किसी दुश्मन मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, हमारा अपना मुल्क नहीं, मीडिया वाइज मैं बात कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा उसमें तबर्रा हम पे बोला जाता था। और यकीन कीजिए कि क्या मुश्किल ज़िंदगी थी वो। बाद में भी जेल की ज़िंदगी भी शायद उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी हुकूमत की थी, क्योंकि 24 घंटे हमें इन लोगों के साथ नबरदज़मा रहना पड़ता था। जनरल बाजवा ने पूरा ब्रिगेड हम पे छोड़ा हुआ था मीडिया का, 24 घंटे हम उनको जवाब देने में ही लगे रहते थे। आज वो तमाम लोग साइलेंट मोड पे हैं, सन्नाटे पे, कई तो आपके हीरो बने हुए हैं आजकल, आप उनको बड़ा पूछते हैं, लेकिन उस टाइम वो दिन रात तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर तबर्रा करते थे जनरल बाजवा के कहने पर। अब ये सारी बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बताई ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हुज हु जो भी कोई भी हैसियत रखता है, यहां तक आप देखें कि जो अमेरिका के अंदर ऐसे पाकिस्तानी हैं जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं, मीन जैसे डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन अपना है, उसके जो ओहदेदारान हैं, सारे नहीं कुछ, और इसी तरीके से जो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं अमेरिका के अंदर, उनके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट ने बेहतरीन रिलेशनशिप रखे हुए हैं। वो पाकिस्तान जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, उनके काम किए जाते हैं, सब कुछ। तो ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों करती है भला? ये वो तमाम लोग हैं जो हुज हु हैं, जो मैटर करते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोबा ज़िंदगी में आम है, उनको इस्टेब्लिशमेंट ओन कर लेती है, उनके ऊपर अपनी छतर छाया जो है वो रख देती है, उनके बारे में एक ऐसा इमेज दे देती है कि साडा ही बंदा है, अपना ही बंदा है। एग्जैक्टली इस्टेब्लिशमेंट यही करती है। जब कोई पॉलिटिशियन पॉपुलर हो जाता है, या वो जीत के आ सकता होता है, या वो ताकतवर नज़र आता है, तो इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा माहौल बनाती है कि ए भी साडा ही है। यही इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में किया था। 2018 से पहले ज़रा नज़र दौड़ाएं अगर क्विकली, तो 2008 से लेके 2013 के दरमियान में जरदारी साहब ने जिस बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा था, पीपल्स पार्टी तो पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और पीपल्स पार्टी सवाए अंदरूने सिंध के बाकी कहीं पर उनका वोट बैंक नहीं रहा था, तो उसको तो दोबारा हुकूमत दी नहीं जा सकती थी। 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई। अब नवाज शरीफ पर डिफरेंट नवाज शरीफ, जो 1999 में नवाज शरीफ निकाले गए थे हुकूमत से, वो 2013 में वो नवाज शरीफ वापस नहीं आए थे। ये डिफरेंट नवाज शरीफ थे जो यूके में रहे, और वहाँ पर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ नवाज शरीफ बहुत करीब हो चुके थे, हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब जब नवाज शरीफ आए तो उनका जो एजेंडा था वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे से क्लैश कर रहा था, जिससे आपको याद होगा वो सब कुछ हुआ जो डॉन लीक्स और सब कुछ होके नवाज शरीफ के साथ सारा कुछ बिगड़ा, और याद आ गया कि इन्होंने 1100 अरब लूटा हुआ है, लंदन के वो सारे अपार्टमेंट्स और सब कुछ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट पहले एक दफ़ा एनआरओ दे चुकी थी मुशर्रफ के ज़माने में, फिर सब कुछ याद आ गया। वो केसेस बने, आपको पता है, उसमें नवाज शरीफ साहब के पास रसीदें नहीं थी, उनको फारिग कर दिया क्योंकि जनरल बाजवा उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ उस वक्त काम नहीं करना चाहती थी, मामला बिगड़ गया। अब उसके बाद मुझे बताइए कि क्या आपने जो गुजरात का गांव माछीवाल है, वहाँ के बशारत मुसल्ली को उसके बाद आपने बनाना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। जाहिर है एक ऐसे बंदे को बनाना था जो कोई बात बनती जुड़ती हो। अब काकड़ साहब को उठा के तो आपने नहीं ला के वज़ीर आज़म बना देना था। तो 2018 में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये नज़र आ रहा था कि अब नून लीग जो है वो परफॉर्मेंस भी बुरी दे के गई 2013 से 18 तक, पीपल्स पार्टी का पहले ही सफाया हुआ, और नून लीग से इस्टेब्लिशमेंट की बन भी नहीं रही। तो फिर जीतना किसने है, किसने आना है? उस टाइम वायबल कौन था? क्या इमरान खान 2013 में कुछ सीटें नहीं जीता था? आपको याद है जो छीनी गई थी, कुछ तो मिल गई थी, कुछ छीनी गई थी। तो उस टाइम मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन था कौन पाकिस्तान के अंदर? तो वो इमरान खान था। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से तमाम ड्रामों के एक्टरों से लेके तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स, तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, तमाम अमेरिका के डॉक्टरों से लेके पाकिस्तान के डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, तमाम हुज हु जो भी मैटर करता है उनको अपनी छतर छाया में लिया हुआ है, उन्हें ओन किया हुआ है। वो ओन होना चाहते हैं कि नहीं, हमने ऐसे टेंटिकल्स बिछाए हुए हैं कि वो ओन हो जाते हैं। बड़े वकील, बड़े जज, बड़े सहाफ़ी, बड़े मीडिया हाउसेस, सब कुछ हमारी छतर छाया में है। तो आप मुझे बताइए
कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या ऐसा माहौल नहीं बर्पा करना था कि इमरान खान भी हमारे साथ ही है, हम ही ला रहे हैं इमरान खान को, और यही माहौल बर्पा किया गया। और फिर इमरान खान के काफिले के अंदर वो तमाम प्यादे छोड़े गए जो लोटे थे, जिनको वक्त पर निकाला जा सके। और जब इमरान खान 140-50 सीटें जीत रहे थे तो उनकी 25-30 सीटें छीनी गई रात के आखिरी पहर में, याद कीजिए, आरटीएस को बिठाकर। क्योंकि 2018 में भी धांधली के खिलाफ जो सबसे ज्यादा पिटीशन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। आज अगर धांधली हुई है तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा पिटीशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आज नून लीग तो नहीं कह रही धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी तो अदालतों में जाके नहीं कह रही धांधली हुई है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में है। अगर 2018 में इमरान खान धांधली करके आया था तो फिर नून लीग इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं गई थी, पिटीशंस क्यों नहीं थी उनकी? उस वक्त भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशंस थी। हाँ, ये माहौल जरूर इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, एक पूरे का पूरा इमेज जरूर बनाया कि हम ही लेकर आते हैं, हम ही लेकर आ रहे हैं। अगर भाई आप लेकर आते हैं और लेकर आ सकते थे तो इस दफा शहबाज शरीफ सिर्फ 17 सीटें जीतता। इस दफ़ा मरियम साहबा नीचे सिर्फ जाकर जो 200 के अवान में उन्हें 30 के करीब सीटें मिलती हैं और वो बेचारी चीफ मिनिस्टर बनती। इस दफ़ा ये हालात होते कि आपको नवाज शरीफ का फॉर्म 47 बनाने का वक्त भी ना मिलता और आपको जालसाजी के साथ जताना पड़ता। इस दफ़ा शरीफ ख़ानदान पूरे का पूरा, अब आगे एक्सटेंशंस का जब मरहला आना है, किसी दिन फिर इस पर तज्जिया करूँगा, लेकिन एक्सटेंशन के मरहले पर मेरे पास खबर है कि 3-4 ऐसी सीटें हैं जो फंसा के रखी हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, बिल्कुल ऐसे। उसमें बाजी मरियम की सीट भी है। और जब एक्सटेंशन के मामलों के ऊपर इन्होंने थोड़ी सी चूंचरा की ना, हिलने की कोशिश की, तो वह धागा तोड़ दिया जाएगा और वो सीटें इनसे छीन के दूसरी तरफ के लोग जिन्होंने असल में जीती हुई हैं उनको दे दी जाएंगी या कम से कम धमकी लगाई जाएगी। तो बताइए, ये हालात होते एस्टेब्लिशमेंट के। अगर वो वाकई किसी को जता सकते या ला सकते तो फिर ले आते ना, इस दफ़ा जता लेते। तो कहने की बात यह है कि ये अहमद मीर साहब भी थोड़ी सी ज्यादती करते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल ये बात ठीक है कि उन्होंने एक इमेज ऐसा बर्पा किया, उन्होंने माहौल ऐसा बनाया, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। यही बात एक तजिया निगार का यही काम होता है कि जो आम फहम बंदे को चीज़ नज़र ना आए वो बारीक बीनी से उसमें तजिया करके आपके सामने सच खोल कर रखे। एक आम फहम शख्स का और तजिया निगार को लोग क्यों सुनते हैं? सबसे कीमती चीज़ इस दुनिया में वक्त है, टाइम है। अभी मेरे इस वीलॉग को 17 मिनट हो गए। आप मुझे अपने ज़िंदगी के 17 कीमती तरीन मिनट आपने दिए। क्यों दिए? अगर मैंने आपको वही बातें बतानी हैं जो आपको पहले से पता है तो आप मुझे क्यों 17 मिनट सुनेंगे? मेरा रोल ये है कि जो भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, पहले एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटीज़ के मैदानों में, अगर 14-15 साल अमेरिका में, उससे पहले 5-6 साल पाकिस्तान में, उसके बाद 5-6 साल सियासत में, ये जो 25-26 साल की ट्रेनिंग है, इस सब में से मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहले खुद समझूं, लोगों से बात करूं, कोई किताबें पढूं, कोई अपने एक्सपीरियंस से देखूं और फिर उन्हें डिकोड करके आपके सामने रखूं, ताकि आप ऐसी चीज़ें जो पर्दे के पीछे हैं, आपको आम आंख से नज़र नहीं आती। एक तजियाकार एक खुर्दबीन की तरह होता है। आम आंख से जो चीज़ नज़र नहीं आती, जब खुर्दबीन के नीचे रखी जाती है तो वो नज़र आती है। उसका काम होता है कि फोकस करके, उजला करके सब कुछ सामने रखते। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि 2018 के अंदर इमरान खान को जिताकर लाया गया था, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें हकीकत नहीं है। हाँ, अगर एक अमूमी दिमाग से देखा जाए तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आपको तफसील से बताया कि असल में क्या है। अच्छा जी, मखसूस नशिस्तों का केस, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ झूठ बोल दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ ने तो खुद ही अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, इनके उम्मीदवारों ने, हमने तो नहीं किया। इन्होंने बल्लेबाज के निशान से खुद ही अपने आप को वापस खींच लिया था। अब सोचिए कि ये वो इदारा है जिसे काजी फायज ईसा कह रहे थे कि ये मोतबर अदारा। अब मोतबर अदारे की करतूतें देखें। मोतबर अदारे ने यह बात ना पेशावर हाई कोर्ट में बताई, ना लाहौर हाई कोर्ट में बताई। अब आखिर पर आके सुप्रीम कोर्ट में यह बहाना बताया जा रहा है, लेकिन इस बहाने को भी हम आपके सामने डिकोड करते हैं। याद कीजिए, जब बल्लेबाज की टिकटें जमा करवाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया था कि कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर किसी पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का निशान जारी ना करे। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, उनके जो फॉर्म फिल हुए थे, उन पर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था पहले। अब अगर वो बल्लेबाज की टिकटें जमा करवाते तो उनको निशान अलॉट नहीं होना था। इसलिए तहरीक इंसाफ को लास्ट मिनट में जाहिर है उनको मजबूरन अपने आप को आज़ाद जाना पड़ा। और हमारी पार्टी के अंदर भी जासूस छोड़े हुए थे, एजेंट छोड़े हुए थे, जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन बनाया कि लास्ट मिनट तक उन्होंने कन्फ्यूजन रखी। हमारे अंदर भी ऐसे 2 नंबर लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से किया और लास्ट मिनट तक इस सारे मामले को खींचा।
और आखिरकार फिर आज़ाद जाना पड़ा उम्मीदवारों को। पहले वक्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला नहीं करने दिया गया। ये हमारे अंदर से भी काम दिखाया गया और बाहर से भी। अब इलेक्शन कमीशन जाकर काजी साहब के सामने ये झूठ बोल रहा है, हालांकि ये सबको पता है कि ये उनकी मिलीभगत से हुआ था, लेकिन काजी साहब इस पर खामोश रहेंगे। अब देखते हैं कि इसमें जो फुल कोर्ट हेयरिंग होगी इसमें क्या फैसला किया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा, उन्होंने पीटीआई के 4 मोतबर तरीन लोगों को जो है वो आपको पता है कि उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी हाँ, ये भी अंग्रेज़ बहादुर के ज़माने का कानून है। उन्हें पता नहीं क्या खौफ महसूस हुआ है कि ये कोई जलसा जुलूस करेंगे, उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी किए हैं। जी हाँ, ये भी याद रखिए कि रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा के वालिद मोहतरम जो हैं, ये भी गुजरांवाला डिवीज़न से MPA बने हैं और फॉर्म 47 पर जताए हुए MPA बनाए गए हैं। इसलिए उन्होंने अब जाहिर है हलाल तो करना है अपना सारा कुछ, तो 4 हमारे जो मेन लीडरान हैं पिंडी से, उनको अब जेल में डाला जाएगा और जुर्म उनका ये होगा कि कहीं पर वो एहतजाज में शामिल ना हो जाएं। अगली खबर यह है कि जी पुलिस का 9 मई के हवाले से इतराफ़ जुर्म। पुलिस ने जो 9 मई का केस बनाया था उसमें अदालत के अंदर पुलिस ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान और उनकी पार्टी के सीनियर तरीन लोगों ने चक्री में एक मीटिंग की और एक पुलिस वाले ने गवाही दी कि मैं भेस बदल कर उस मीटिंग में शामिल हो गया। मैं इमरान खान साहब के बाएं तरफ जाके बैठ गया भेस बदल के, आम आदमी बन के, और वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपने GHQ पे हमला कर देना, ये कर देना, वो कर देना। जज ने पूछा आप लोगों की मत मारी गई है, क्या बातें कर रहे हैं आप पार्टी की आला तरीन क़यादत की मीटिंग में गए भेस बदल के, उन्हें पता ही नहीं चला बाहर का बंदा बैठा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा इसके अलावा कोई और एविडेंस, कोई और गवाह, ये तो पुलिस वाले कह रहे हैं। मतलब जब आप इस तरह की फरसूदा किस्म की एविडेंस लाएंगे तो फिर केसेस तो उड़ेंगे। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने ज़मानतें दे दी थी और फिर अदालत से हाई कोर्ट चली गई थी पंजाब हुकूमत की इनके सामने से केस बदलने, और 22 लाख रुपए का पंजाब हुकूमत को जुर्माना हुआ था। अब जस्टिस शहजाद मलिक वहाँ से चले गए, अब दोबारा पंजाब हुकूमत इनसे, ये जज आसिफ हैं जिनके सामने से केस तब्दील करवाने की कोशिश दोबारा से पंजाब हुकूमत जो है वो कर रही है। अच्छा जी, अगले साल 2025 में तैयार हो जाएं। आपको 27 साल लगे इमरान खान को बताते हुए कि ये जो करप्शन होती है ये आपका पैसे से होती है, ये टैक्स का पैसा आपका है। आप कहते थे खाता है तो लगाता भी है, ए हुण लगाते था तो पता नहीं, ए खाते था ज़रा सुन लो। 2025 में आप लोगों ने 1952 1952 बिलियन रुपीस कैपेसिटी पेमेंट में देने हैं। जी हाँ, आपने अपने बिलों में, आपने अपनी मस्जिद के बिलों में, हर बिल के अंदर आपने ये पैसे जमा करवाने हैं। आप जब कहते हैं ना वो जो करप्शन तो ऊपर होती है, गरीब आदमी का क्या लेना देना, ये होती है करप्शन। यहां पर अब आपका खून निचोड़ेंगे ये लोग। आपको 2000 अरब रुपया जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स में 2025 में देना पड़ेगा। सोचें बिजली की कीमत फी यूनिट कितने किस भाव आपको मिलनी है। ये मुझे तो लगता है कि शायद 125-30 रुपए या 140 रुपए पे यूनिट ना चला जाए। मैं इस टाइम ये गुमान कर रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन फॉर श्योर ये 100 रुपीज़ से ऊपर होगा, कहीं ऊपर होगा, क्योंकि ये 2000 अरब आप में से पूरा करना है। और ये जिन्होंने किकबैक्स लिए हुए हैं, जो खाते थे और लगाते भी थे, ये उनकी वजह से अब आपको ये सब कुछ पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, पेशावर हाई कोर्ट ने आपसे वादा किया था ये खबर देंगे, लंबा हो गया वीलॉग, माजरत चाहता हूँ, लंबा एनालिसिस था आज। पेशावर हाई कोर्ट ने ट्विटर बंदिश का केस सुनना था। माशाल्लाह से लास्ट हेयरिंग प्रॉपर जो थी वो शायद मार्च या अप्रैल, आई थिंक अप्रैल में हुई थी। फिर मई में भी इसकी कोई हेयरिंग नहीं की, अभी जून में लगाया तो कोई हेयरिंग नहीं की, बगैर हेयरिंग के अब अक्टूबर में इस केस को डाल दिया। जी हाँ, माशाल्लाह। क्या आप सोचिए कि ये कहीं मार्च में हुआ होगा दाखिल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये तकरीबन 8वें महीने में जाके कोर्ट अभी सुनेगी, और पता नहीं फिर सुन के अगली तारीख कब की डालेगी। तो इसका मतलब है कि इनकार ही समझें, ट्विटर बंद ही रहेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।